स्टार्ट। चलो आज देखो संविधान, फिर अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था संविधान, ठीक है, बैठ जाओ। इसके पहले आप लोग संविधान कुछ पढ़े ही थे, फिर से आज हम नए तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, पूरा बता देते हैं। तो देखो संविधान में 6 चीज़ आप लोगों को क्या करना था, रिवाइज करना था, या 6 चीज़ आपको पढ़नी है। कौन कौन सी चीज़ थी 6 चीज़? पहला है, क्या है? संविधान निर्माण। क्या है? संविधान निर्माण। दूसरा था संविधान की विशेषता। ठीक है, उसके बाद संविधान के भाग। ठीक है, चौथा है संविधान के अनुच्छेद। ठीक, फिर उसके बाद है संविधान की अनुसूची। फिर अगला है संविधान संशोधन। ठीक, उसके बाद 7वां टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? संविधान निर्माण। तो अब संविधान निर्माण सबसे पहले क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखो टाइम से क्या हुआ, सब चीज़ें बदलती गई। ठीक है, 1192 में, ठीक है, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था क्या? ताराइन का द्वितीय युद्ध। और ताराइन के द्वितीय युद्ध में कौन आया था, कौन जीता था? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ था? ताराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध कौन हारा था? मोहम्मद गौरी। और द्वितीय युद्ध कौन जीता? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ताराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इंडिया की स्थिति बदल गई। फिर वहाँ से एक वंश की स्थापना हुई 1206 में, जिसका नाम था, कौन सा वंश था? गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। अब ये जो गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश से इंडिया की पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो समीकरण था वो पूरा बदल गया। यहाँ से सल्तनत चलने लगी। क्या चलने लगी? सल्तनत चलने लगी। फिर इनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इंडिया में। ठीक है, तो 1206 से लेकर ये 1290 तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन चला। ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, मुगल वंश आया। तो ये टाइम क्या हुआ? चेंज होता गया और टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बदलते गया। ठीक है, फिर बात आती है कब? 1773 की। तो 1773 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने अपना कानून बनाना शुरू किया। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। और 1773 में क्या बातें कही गई थी, आप बताएं। हाँ, और क्या बताया था? 1773 में क्या क्या बातें हुई थी? हाँ, और बताएं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है, जिसके मुख्य जज कौन थे? एलिजा एम्पे। ठीक है, तो अब देखिए 1773 से लेकर 1946 तक या 1950 तक, जब तक जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो गया, तब तक यहाँ पर क्या था? अंग्रेज़ों का कानून चलता था। ठीक है,
अब संविधान निर्माण की बात करते हैं तो ये था कुछ बेसिक था जो आपकी मतलब संविधान की पकड़ आपको बना दें, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसको हमने बता दिया कि सबसे पहले देखिए यहाँ से 1206 से लेकर आपको 1950 तक पूरा कनेक्ट करना है, फिर 1950 से आपको 2023 तक आना है। ठीक है, पहले आपको कहाँ से चलना है? 1206 से। आप इंडिया को समझो, इंडिया को आप समझो कि इंडिया जो है वो कैसे टाइम के अनुसार क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, पहले किसका कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर किसका कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर सबका डिफरेंसेस क्या करो आप समझो। अब देखिए, अब आप इमेजिन करो संविधान निर्माण। अब आप कल्पना करो कि आपको 100 करोड़ आबादी दी जाती है, ठीक है, और उस आबादी को कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अब आपको क्या करना है? उसको पूरा रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। आपको नियम बनाने हैं, उस आबादी को क्या करना है? कंट्रोल करना है। और आपको ऐसी व्यवस्था बना के देनी है नागरिकों को कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनको स्वतंत्रता भी हो, उन पर नियंत्रण भी हो, सारे प्रकार के आपको फ्रीडम भी देने हैं और सारे प्रकार के आपको क्या करना है? उनके ऊपर दबाव भी रखना है। ठीक है, तो आप सोचो, कल्पना करो कि खुद आप इमेजिन करें कि आपको 100 करोड़ की आबादी मिली है और आपको रेगुलेट करना है। तो आप खुद संविधान बनाइए कि आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या आपके संविधान में होनी चाहिए। अभी तो आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाया मिल गया है। सोचिए अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको न मिला होता और आप इस देश के प्रधान होते, इस देश के मुखिया आप होते और आपको 100 करोड़ आबादी मिलती और आपको रेगुलेट करना होता, तो आप क्या करते? बताएं, क्या करते आप? सोचिए, एक बार कल्पना करिए कि आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला है और आपको 100 करोड़ आबादी मिली है। कितनी? ये 100 करोड़ आबादी है, ठीक है, और आपके पास कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, तो आप इनको कंट्रोल कैसे करोगे? क्या आपके पास कोई आंसर है? क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? बोलिए। सबसे पहले आप एक कानून की व्यवस्था करेंगे, संविधान की व्यवस्था करेंगे। किसकी करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? संविधान निर्माण में आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अच्छे लोगों का चयन करें। किसमें? संविधान निर्माण में क्या करेंगे? अच्छे लोगों को आप चयन करेंगे, जो क्या हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो। ठीक है, उनका आप क्या करेंगे? चयन करेंगे। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, फिर उसमें सारी प्रकार की बातें होंगी कि क्या क्या दिया जाए, क्या क्या न दिया जाए। अगर आपका विवेक अगर ये काम नहीं करता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? सबसे पहले आपको मिले हैं कितने? 100 करोड़ आपको नागरिक मिले हैं। कितने? 100 करोड़ नागरिक मिले हैं। तो 100 करोड़ नागरिक में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझते चलते हैं, फिर देखते हैं क्या ये जो बनाया गया संविधान है ये सही है, इसमें क्या बातें हैं। ठीक है, समझते चलते हैं। तो भारतीय संविधान में जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान जिन्होंने निर्माण किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भाग 1 रखा और उसका नाम क्या रखा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या हुआ? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले क्या किया कि इंडिया सबसे पहले क्या किया गया कि जो इंडिया था, उस इंडिया के संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र मतलब पूरे देश में संघ बनाया गया। देश को क्या किया गया? संघ बनाया गया और उसके राज्यों को क्या किया?
लिखा गया, काउंट किया गया कि उसके अंदर जितने भी पूरे जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, जो बाउंड्रीज है, क्षेत्रफल है, वो संघ एवं उसका राजक्षेत्र का निर्माण किया गया, ठीक है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, सबसे पहले क्या करता है, जमीन खरीदता है, तो जमीन खरीदने के बाद क्या करता है, सबसे पहले उस पर बाउंड्री कराता है। क्या कराता है, बाउंड्री कराता है। उसके बाद जब निर्माण करता है तो क्या करता है, उसके अंदर क्या करता है, पार्टीशन करता है। लेकिन कैंपस किसका रहता है, जो खरीदता है। इसी प्रकार इंडिया क्या है, इंडिया भी एक कैंपस था, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे क्या है, राज्य हुए, ठीक है। और छोटे छोटे राज्य इसलिए हुए क्योंकि नागरिकों को कंट्रोल करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। सरलता से क्या किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो दूसरा भाग क्या है, भाग 2 क्या है, नागरिकता। अब देखिए इसकी व्यवस्था क्यों की गई, नागरिकता की। तो अब देखते हैं कि नागरिक की व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि कोई भी देश हो, कोई भी देश है अगर, तो वो देश क्या करता है, सबसे पहले अपने देश के नागरिकों के लिए क्या करता है, वो सबसे पहले कोई व्यक्ति, कोई भी देश होगा तो अपने नागरिकों को क्या करेगा, रजिस्टर्ड करता है। या जो बाहर से आते हैं, जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय नागरिकता के लिए काफ़ी समस्या हुई थी। तो दूसरा भाग क्या रखा गया, नागरिकता रखा गया। जिस प्रकार हमने बताया इसके पहले कि एक कैंपस बनता है, कैंपस के बाद जो है वहाँ पर क्या होता है, बाउंड्रीज बनती है। बाउंड्रीज बनने के बाद उसमें पार्ट होते हैं और उसमें कौन रहेगा ये कौन निर्धारित करता है, जो उस घर का मालिक होता है। अब कौन रहेगा, मतलब जो बाई बर्थ है, मतलब नागरिकता में क्या है, बाई बर्थ जो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, यहाँ के नागरिक है। अब ऐसा इसलिए किया गया कि अब कोई व्यक्ति, जैसे आपके कैंपस में आकर कोई दूसरा व्यक्ति आकर रहने लगे तो ये ठीक नहीं रहता है, नहीं रहता। तो नागरिकता लिख दिया गया, ठीक है, कि कौन कौन इंडिया का नागरिक है, ठीक है। नागरिकता की व्यवस्था की गई, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा गया भाग 3। भाग 3 क्या लिखा गया, मूल अधिकार। क्या लिखा गया, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार क्या है, जैसे देखिए 100 करोड़ आबादी है, ठीक है। अब इस आबादी में भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर चुनाव द्वारा, जहाँ पर लोग वोट देते हैं, जहाँ पर पब्लिक क्या करती है, वोट देती है, उसके बाद प्रधानमंत्री का क्या होता है, चयन होता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। क्या करते हैं, लोकतंत्र। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शक्ति। जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था होती है वहाँ पर सारी शक्तियाँ किसके पास होती है, जनता के पास। किसके पास होती है, जनता के पास, पब्लिक के पास, हमारे आपके पास होती है, ठीक है। हम आप जिसको चाहे वोट दें, पूर्ण बहुमत से दें, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का जो भी शासन के पद हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, चुनाव द्वारा उनको हम क्या कर सकते हैं, जिता सकते हैं, ठीक है, या हरा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो मूल अधिकार में क्या बातें कह दी गई। देखो मूल अधिकार इसलिए रखा गया क्योंकि जनता जब चुनाव होगा तो कुछ अपोजिशन होंगे। क्या होंगे, कुछ अपोजिशन होंगे और नागरिकों को कुछ फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए, कुछ फ्रीडम चाहिए, जो मूल अधिकार है। जैसे कि ये मूल अधिकार आपको इसलिए प्राप्त है क्योंकि आपको किसी प्रकार अधिकार से वंचित न किया जाए। जैसे पक्ष विपक्ष, शासन में क्या होता है, पक्ष विपक्ष होता है। तो अब पक्षधर अगर कोई नियम बना रहा है, ठीक है, सत्ता पक्ष अगर कोई नियम बना रही है तो वो विपक्ष का भी क्या करे, ख्याल रखे। ऐसा ना हो कि अपने विपक्षियों का कोई नियम बना रही है तो अपने विपक्षियों को उस नियम से वंचित कर दे, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है, मूल अधिकार है। देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कई
धर्मों के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का इम्प्लीमेंट किया गया है कि स्टेप बाय स्टेप अनुच्छेद 12 से 35 तक ये बताया गया है कि सभी धर्मों के बारे में, ठीक है। और क्या बताया गया है, समानता के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और कानूनी अधिकार दिए गए, शिक्षा के अधिकार दिए गए, 6 प्रकार की बातें इसमें की गई हैं। किसमें? मूल अधिकार में, ठीक। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिए गए हैं। तो ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें क्यों प्रदान किए गए हैं? ताकि हम हर जहाँ पर लोकतंत्र होता है, जरूरी नहीं कि हर बार सरकार क्या हो, हर बार सत्ता पक्ष क्या हो, आपके पक्ष का नहीं हो सकता है वो विपक्ष का भी हो सकता है, पर ये परिवर्तित होता रहता है। ये क्या है? परिवर्तित होता रहता है। तो संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि पक्ष विपक्ष अपनी जगह है और नागरिकों की स्वतंत्रता अपनी जगह है। किसी भी प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था में नागरिकों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, इसलिए क्या हुआ है? मूल अधिकार का गठन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 4 की। तो अब भाग 4 की बात करते हैं। तो भाग 4 होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है कि राज्य को भी क्या दे दिया गया है? कुछ अधिकार दे दिए गए हैं, कुछ पावर दे दी गई है। जैसे भारत में एक संघ की सरकार होती है और एक क्या होता है? राज्य की सरकार होती है। और राज्य की सरकार में क्या होता है? राज्य की सरकार में राज्य के मुखिया कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो अनुच्छेद 51 के का से 36 से अनुच्छेद 36 से 51 का इतने अनुच्छेद के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है कि राज्य के कुछ कर्तव्य हैं किसके प्रति? नागरिकों के प्रति की, ठीक है। फिर उसके बाद भाग 5 है क्या? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। अब देखिए संघ की कार्यपालिका क्या होती है। तो हमने बताया था कि सरकार 2 प्रकार की होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार हम किसको कहते हैं? केंद्र सरकार हम कहते हैं जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। पूरे भारत में केंद्र सरकार कितनी होती है? 1 होती है। और राज्य सरकार कितनी होती है? जितने राज्य उतने सरकार, ठीक है। जितने राज्य होते हैं उतनी ही सरकार होती है, उतने ही मुख्यमंत्री होते हैं। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार में यही अंतर है। जब भी आपको संघ लिखा शब्द मिले तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? केंद्र सरकार की बात हो रही है। अब बात आती है भाग 6। भाग 6 क्या है? भाग 6 होता है राज्य की कार्यपालिका। किसकी? राज्य की कार्यपालिका। अब राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है कि संघ की कार्यपालिका में जो भी, जैसे राष्ट्रपति के पद हैं, उपराष्ट्रपति के पद हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, महान्यायवादी हैं, तो ये सारे पद वित्त आयोग है। जितने भी केंद्र के अधीन संवैधानिक संस्थाएं वो किस में आ जाएगी? संघ की कार्यपालिका में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसी भाग में नहीं आएंगे, जैसे वित्त आयोग अलग भाग में बताया गया है, लेकिन वो किसके अधीन होती है? केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका होगी और राज्य की कार्यपालिका होगी। अब देखिए कि आपको 100 करोड़ की आबादी मिली थी, तो जो कंट्रोलिंग सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है, क्या इसमें लगता है कि किसी प्रकार की कोई ऐसा चीज़ इसमें लिखा जो अनयूजफुल हो?
सारी चीज़ यूज़फुल है कि नहीं है। कि सबसे पहले क्या किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बना दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में कई सारे राज्य बन गए, ठीक है, और एक संघ बन गया, और उनकी बाउंड्रीज क्या हुई, क्लियर हो गई, उनके क्षेत्र जो है वो क्लियर कर दिए गए। मतलब आपको जैसे कुछ बनाना है तो सबसे पहले आपने क्या किया, मान लीजिए सपोज करिए कि आपको एक स्कूल का निर्माण करना था, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने कैंपस लिया, ठीक है, उसका क्षेत्र, एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका कैंपस लिया, ठीक है, उसको आपने बाउंड्री वाल बनवा दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, नागरिकता की तरह अपने स्कूल में क्या किया, एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पहले से थे तो आप वो तो रहेंगे ही, ठीक है। उसके बाद भी आपने क्या कर दिया, अगर किसी को और आना है या यहाँ इंडिया में रहना है तो आपने क्या किया है, नागरिकता की व्यवस्था कर दी है कि आप आइए यहाँ पर और सिटीजनशिप लीजिए, नागरिकता का अधिकार प्राप्त करिए, उसके बाद आप यहाँ पर रहिए, ठीक है। इलीगल कोई भी नहीं रह सकता, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार इसलिए दिया गया है कि भाई जो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ेंगे तो उनको कुछ फ्रीडम्स होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार कंट्री में क्या है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, ठीक है। कभी आपके मन मुताबिक सरकार होगी, कभी आपके मन मुताबिक सरकार नहीं होगी। तो हर प्रकार के किसी भी प्रकार इस लोकतंत्र की व्यवस्था में किसी भी नागरिकों को कोई भी हानि ना हो, इसलिए क्या किया गया है, मूल अधिकार की व्यवस्था की गई। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व की व्यवस्था की गई। तो देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या व्यवस्था की गई कि राज्य की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ राज्य के पास कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे आपने समवर्ती सूची में पढ़ा होगा कि राज्य को कितने विषय मिले हैं, इसमें कितने विषय मिले हैं राज्य को, राज्य को कितने समवर्ती सूची में, संघ की सूची, राज्य की सूची, समवर्ती सूची था ना 3 प्रकार के, तो कितने विषय मिले हैं इसमें, 62। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक में कितने विषय मिले हैं, 62। फिर उसके बाद देखो फिर उसके बाद है क्या, ये चीजें आपको समझ में आई। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा विषय है जो इसमें यूज में ना हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही लिख दिया गया हो? क्या आपको लग रहा है ऐसा? सारे यूजफुल है कि नहीं है? तो अब देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर थी। अब आगे देख लेते हैं भाग 8। भाग 7 को सस्पेंड कर दिया गया है, निरस्त, ठीक है, निरस्त हो गया है ये, ठीक है, सस्पेंड। अब उसके बाद क्या आता है, एक भाग 8। भाग 8, भाग 8 क्या है बताइए? भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक। तो ये कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए। तो आपको भाग इस प्रकार से कितने भाग हैं, टोटल कितने भाग हैं? भाग कितने हैं? 22, ठीक। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण, देखिए 22 भाग है, इस प्रकार से कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो अब हम बात करते हैं किस, क्या 22 भाग कोई बता सकता है पूरा? बताइए। 8 तो हम लिख ही दिए। 8 हम लिख दिए, और बताइए 9 में है वो क्या है? नगर पालिका और 10 है अनुसूचित जनजाति। 11 संघ राज्य के बीच संबंध। हाँ। 12 वित्त संपत्ति संविदा भाग। 13 राज्य भीतर व्यापार। 14 संघ राज्य के सेवा। 15 निर्वाचन। 16 कुछ राज्य के बीच संबंध। 17 राजभाषा। 18 आपातकालीन। 19 वेरी गुड प्रकीर्णन। 20 संविधान संशोधन। 21 स्थायी संक्रमण। 21 क्या है? स्थायी संक्रमण का अवलोकन। 22 संविधान संशोधन। ठीक है, वेरी गुड। तो किसको किसको लर्न है पूरा 22?
लर्न कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में। हम सबसे महत्वपूर्ण भाग को हम उठा लेते हैं और वो भाग को हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए संविधान निर्माण में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बनते हैं। देखिए अभी तो संविधान निर्माण से हम डायरेक्ट किस पे आ गए, भाग पे आ गए। तो अभी इसमें कुछ बातें और हैं, ठीक है। अभी तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा है कि संविधान सभा का गठन। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है संविधान निर्माण में, सबसे पहले संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था बोलो? 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? हाँ, 2 साल 11 माह 18 दिन में क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो अब देखो इसमें संविधान बनाने में कई सारे लोग थे इसमें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है कि इस संविधान निर्माण में संविधान सभा का जो गठन, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं संविधान निर्माण में, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो उसको आप लोग तैयार कर लेंगे, ये आपको सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे, मैंने लिखाया भी है, ठीक है। मैंने लिखाया भी है, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो भाग है संविधान की, या संविधान की थोड़ा सी विशेषता पर चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान की विशेषता क्या है कि संविधान में क्या क्या बातें बताई गई है कि भारत का संविधान क्या है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि विश्व का ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अब पूछो इतना बड़ा संविधान क्यों बन गया भारत में? क्योंकि भारत में बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे 1947 के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिससे निपटने के लिए क्या किया गया, संविधान लिखा गया और थोड़ा वो क्या हुआ, बड़ा हो गया, ठीक है। भारत में क्या है, विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद कुछ सारी समस्याएं ऐसी थी जिस पर संविधान लिखते मतलब कई सारी चीज़ों को ऐड किया गया, ठीक है। तो संविधान थोड़ा विशाल हुआ, ठीक है। अब संविधान निर्माण में और संविधान की विशेषता में, निर्माण में एक चीज़ और देखनी होती है हमें, क्या देखनी होती है कि हम कहाँ से कौन सा पद, कौन सी चीज़ लिए। मेरे हिसाब से संविधान निर्माण को पहले संविधान पढ़ने के बाद अगर संविधान निर्माण को समझा जाए, या संविधान निर्माण को थोड़ा सा क्या किया जाए, पढ़ने के बाद फिर चीज़ों को समझने के बाद अगर संविधान निर्माण पूरा पढ़ा जाए तब ज़्यादा अच्छा चीज़ समझ में आती है। उसकी वजह यह है कि जब संविधान निर्माण, पहले संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां आप अच्छे से पढ़ लें, जो संविधान है क्या, तब संविधान निर्माण पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी जैसे हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता क्या होती है, ठीक है। और जैसे मूल अधिकार है, अगर मैं इसको पहले ना बताता तो आपको संविधान निर्माण समझ में ना आता, क्योंकि संविधान पहले आप पढ़ लें, संविधान को समझ लें, उसके बाद संविधान निर्माण आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो किसने दिया, या मूल अधिकार के बारे में किसने चर्चा की, या संघ राज के किसने किन किन संविधान निर्माता ने किन किन बातों को बताया। तो जब वो बातें आपको पता रहेंगी तो संविधान समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो हम आज पहले कुछ बात कर लेते हैं किस पे, कि संविधान में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वैसे देखिए आप लोगों को यहाँ इस 6 पॉइंट को आप लोग नोट कर लें, 7 पॉइंट को। एग्ज़ाम में ये पूरे संविधान में इतने चीज़ों से संविधान में आप इन बातों को नोट कर लें, संविधान निर्माण, संविधान की विशेषता, संविधान के भाग, संविधान के अनुच्छेद और संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान संशोधन और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और कुछ और भी अधिनियम है, इस अधिनियम से इतनी चीज़ों से प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें इसको।
ठीक, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए ठीक। तो अब देखिए आप लोग को करना क्या है, हमने बताया कि इतनी चीज़ों को आपको क्या करना है, तैयार करना है। संविधान में कोई प्रश्न बनेगा तो या तो संविधान निर्माण से, या तो संविधान की विशेषता से, या तो संविधान के भाग से, या तो संविधान के अनुच्छेद से, या तो संविधान के अनुसूची से, या तो संविधान संशोधन से, या तो कुछ जो अन्य अधिनियम होते हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो कुछ प्रश्न क्या बनते हैं, अधिनियम से बनते हैं। इसके अलावा संविधान से प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सा कमीशन कैसे प्रश्न बनाता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो यूपीएससी जो क्या करती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाती है, फैक्चुअल नहीं बनाती है। अब फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिए। फैक्चुअल का मतलब ये है कि जैसे पूछ लिया कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये है फैक्चुअल, मतलब डायरेक्ट आपसे डाटा पूछ लेती है। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगी। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बनाएगी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, कौन नियुक्त कराता है, ठीक है, अब वित्त आयोग के कार्य क्या है, ठीक है, या कोई केस स्टडी दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि वित्त आयोग का रोल इसमें क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछती है। विशेष संविधान में कभी ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, कभी कभी यूपीएससी डायरेक्ट भी पूछ लेती है, अनुच्छेद दे देती है, उसके बाद पूछ लेती है। ठीक है, मैक्सिमम यूपीएससी क्या करती है, संविधान में वो अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जो कमीशन है, और सारे जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जो और भी एसएससी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसएससी है वो, और अन्य भर्ती बोर्ड जो है वो संविधान से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग संविधान के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती। अगर आप लोग संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप बेसिक किताब पढ़ लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप एसएसटी पढ़ लीजिए क्लास 10th की, वो भी अगर आपके पास पुरानी एसएसटी की बुक हो तो आप क्लास 9 10th की एसएसटी पढ़ लें। उसके बाद आप और जो भी स्पेशल बुक है उसको पढ़ें। फिर उसके बाद 11th में आप स्पेशल सिविक्स पढ़ लेंगे, 12th में पढ़ लेंगे। उसके बाद आप किसी कंपटीशन वाली बुक को आप उठाएंगे, तब आप संविधान अच्छे से और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और डायरेक्ट आप कंपटीशन की एक बुक अगर उठा लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बेसिक क्या है आपका कि आप 9 10 के सामाजिक विज्ञान उठाइए और पढ़ लीजिए। उसके बाद आप फिर जिस सब्जेक्ट संविधान है तो आप 11 की सिविक्स पढ़िए, 12 की पढ़िए, फिर उसके बाद फिर आके कंपटीशन वाली बुक टच करिए। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे संविधान निर्माण पे थोड़ा और विस्तार से, कि इसमें कौन कौन से प्रश्न किस किस टाइप्स के बनाए जा सकते हैं, उस इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लिखवाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।